दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का रिवीजन। इससे आपको परीक्षा पैटर्न के अनुरूप पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल का पता चलेगा और इसी आधार पर आप आगे पूछे जाने वाले एग्जाम में प्रश्नों को जान सकेंगे। इस परीक्षा में आप जानते हैं कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 70 प्रश्न विषय से संबंधित होते हैं। विषय में अच्छा स्कोर करने के साथ जीएस प्रश्न पत्र में भी अच्छा स्कोर करना आवश्यक है, तभी आप लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर आज प्रस्तुत है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के वर्ष 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का रिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वैसे तो ये परीक्षा, ये जो प्रश्न पत्र रिवीजन हम कर रहे हैं सामान्य तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए है, लेकिन ये अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार हैं, आप बताइए। ऑप्शन है आपके 10, 8, 6 और 12। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में विवाह के कुल 8 प्रकार होते थे। 8 प्रकार, ये कौन कौन से प्रकार थे? तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और इसके अलावा गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें ब्रह्म विवाह जो है सर्वोत्तम कोटि का माना जाता था। अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप पाएंगे कि इन 8 प्रकारों में प्रथम 4 प्रकार के ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य विवाह उत्तम कोटि के विवाह माने जाते थे और शेष 4 जैसे गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह जो हैं ये निम्न कोटि के यानी निंदनीय विवाह माने जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, यानी 6 प्रकार के विवाह। लेकिन आप जान लीजिए कि जो प्राचीन भारत में विवाह के कुल 8 प्रकार माने गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस जो है आप देखिए कि किस राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और उन्होंने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ यानी सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत या मोनाजाइट बालू में पाया जाता है? तो विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं थोरियम। थोरियम जो है ये मोनाजाइट बालू में पाया जाता है और भारत में मोनाजाइट बालू के निक्षेप जो हैं ये केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। मोनाजाइट रेत में या मोनाजाइट बालुका में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट एक लाल भूरे रंग का फास्फेट खनिज है। मोनाजाइट रेत में थोरियम के साथ लैंथनम और सीरियम भी पाया जाता है और ये जो है रेयर धातुओं की श्रेणी में आते हैं और भारत में केरल के तटीय क्षेत्र में मोनाजाइट बालू का निक्षेप पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था वो कौन सा था? तो एनफील्ड राइफल, और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1857 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। अतः बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, लेकिन सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही घटना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी थी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो ये मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है आपके देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या जहांगीर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी अनुवाद फरीकुल्लाह नाम से किया गया था। राग दर्पण का मूल नाम मान कुतूहल था, जिसका संकलन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने किया था और ये पुस्तक उस काल के संगीत विधा के विविध आयामों पर प्रकाश डालती है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और राग दर्पण का फारसी में अनुवाद याद रखिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों यानी 2 वॉल्यूम में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो सही उत्तर है रोमेश चंद दत्त। आरसी दत्त ये प्रमुख अर्थशास्त्री और आर्थिक विचारक रहे हैं भारत के और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, दादा भाई नौरोजी ने आप जानते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तकें लिखी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो किस भाग में? आप जानते हैं भाग 25 में यानी 25 में, भाग 15 में जो है ये संविधान के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र और भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो ये वर्ष है 1975, याद रखिएगा 1975। और डेट याद रखने की भी आवश्यकता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका नाम प्रथमा बैंक रखा गया और इनका उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना था। और याद रखिएगा खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी, वहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर 1975 में। अगला प्रश्न है, जोम्बी उधार से तात्पर्य किस उधार से है? जोम्बी उधार क्या होता है? तो याद रखिएगा जोम्बी उधार ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और इसका उत्तर है किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह का जो है 1 से कम होता हो। तो देख सकते हैं आप दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जोम्बी ऋण किसी व्यवसाय समूह को दिया जाने वाला वह ऋण है जिसमें अत्यधिक जोखिम या जोखिमपूर्ण ऋण देना शामिल है। ऐसे उधारकर्ता जिनकी ब्याज आवृत्ति अनुपात जो है 1 से कम होता है उन्हें जोम्बी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका प्रावधान करता है? और आप देख सकते हैं ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो 21A किसका प्रावधान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 जो है जीवन के अधिकार की बात करता है
जबकि 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बनाने की बात करता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है और संविधान के 86वें यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जगजीत पावड़िया का संबंध नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से है। डॉक्टर पैट्रिक अमोघ का संबंध WHO से रहा है। कल्पना कोचर, ये देखिए, ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से संबंधित रही हैं और आइजैक हर्जोग ये इजराइल से संबंधित रहे हैं। तो सही उत्तर 4, 3, 2, 1। यहाँ पर विकल्प आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। देखिए, ये ओलंपिक खेलों से संबंधित प्रश्न था। तो करेंट अफेयर्स जो है, जो हमारा महत्वपूर्ण खंड है, करेंट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आपको अच्छे से तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न पुराना हो गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया था, उसमें पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो सही उत्तर यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक चीन की युवा निशानेबाज यांग कियांग ने जीता था और ये पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना को 17+1 संघ से अपने को अलग कर लिया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लिथुआनिया। ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ। आप करेंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए, पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय जो है, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाने का निर्णय, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लिया गया है और नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक वर्तमान ओडिशा में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके कुपोषण समाप्त करने के लिए, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए, परित्यक्त महिलाओं के शरण के लिए और स्नातक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए। तो सही उत्तर है कुपोषण समाप्त करने के लिए। 2017 में कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की थी और ये योजना आप जान लीजिए प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में शुरू की गई और इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में किया जाता है। अगला प्रश्न अब शिक्षण अभिरुचि और शोध अभियोग्यता से है। हालांकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें शोध, रिसर्च, नेट, JRF आपको होना चाहिए। MPhil PhD की डिग्री भी होनी चाहिए, ये नेट, JRF, MPhil या PhD इस तरह की। तो उसमें शिक्षण अभिरुचि और शोध अभियोग्यता, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा है कि चिंतन शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? समस्या केंद्रित, अभ्यास केंद्रित, साहचर्य बनाना या विचारों का पुनरुत्पादन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चिंतन शिक्षण ये समस्या केंद्रित या प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। चिंतन स्तर शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र स्मृति और बौद्धिक स्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है और इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने चुनौती या कोई समस्या उत्पन्न करता है
और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर है चिंतन शिक्षण या चिंतन स्तर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नांकित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें जो अनुसंधान प्रक्रिया होती है उसमें किस तरह से जो हायरार्की है वो होती है। यहाँ पर देखिए अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, डेटा का एकत्रीकरण, डेटा संग्रह उपकरण विकसित करना और डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण। तो सबसे पहले जो पहला सोपान है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहला सोपान होता है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। दूसरा सोपान है अनुसंधान का अभिकल्प या डिजाइन तैयार करना। तीसरा है डेटा कलेक्शन उपकरण विकसित करना। चौथा है न्यायदर्श चयन। पांचवा सोपान अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। छठा सोपान डाटा का एकत्रीकरण। सातवां डाटा का प्रसंस्करण और विश्लेषण और आठवां और अंतिम सोपान शोध रिपोर्ट लेखन होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम प्रश्न के आधार पर देखें अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, एकत्रीकरण, डेटा संग्रह उपकरण और डाटा प्रसंस्करण और विश्लेषण, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2 और फिर 4 आ जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। देखिए कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है अर्ध संरक्षित, विशेष, संरचित या असंरचित। तो सही उत्तर विशेष जो है ये साक्षात्कार या इंटरव्यू का प्रकार नहीं है। सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। ये आत्मनिष्ठ विधि है जिसके अनेक प्रकार हैं। इसमें विशेष साक्षात्कार के प्रकारों में नहीं आता है, जबकि अर्ध संरचित, संरचित, असंरचित, चयनात्मक, शोध, उपचारात्मक, तथ्य संकलन इत्यादि साक्षात्कार के प्रकार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको याद रखना चाहिए, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन सी। दोस्तों आप याद रख लीजिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। ये डेट भी याद रखिएगा। यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। इसके प्रथम हेड एचओडी जो है ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। विश्वविद्यालयों में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा यूजीसी को एक सांविधिक संगठन बना दिया और वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार हैं। अगला प्रश्न है कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है, आपको बताना है। ऑप्शन है मूल्यांकन करना, पहचान करना, क्रमबद्ध करना या उपचार करना। तो सही उत्तर क्रमबद्ध करना है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्रमबद्ध करना है। पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है और इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन यानी टीचिंग प्लानिंग करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियाँ, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशन आदि को क्रमबद्ध करता है। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है देखिए ब्राउजर, होस्ट, साइट या लिंक। तो सही उत्तर ब्राउजर। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठ को देखने में किया जाता है उसे ब्राउजर कहते हैं। किसी वेब ब्राउजर में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं तो वेब ब्राउजर उस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल देता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमें जोड़ देता है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1990 में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठ को देखने में किया जाता है उसे ब्राउजर कहते हैं।
अगला प्रश्न कंप्यूटर शिक्षण से ही संबंधित है। कंप्यूटर के संबंध में जीपीयू का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो जीपीयू यानी देखिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू का अर्थ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीयू का जो मुख्य कार्य है उसमें सीपीयू की लोड को कम करना, और वस्तुतः जीपीयू का काम है इमेज को रेंडर करना। इमेज कंप्यूटर के स्क्रीन पर तेजी से डिस्प्ले होती हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग होता है, जिससे वीडियो और इमेज की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगला प्रश्न है, एक वेब पृष्ठ या वेब पेज को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है या डिजाइन किया जा सकता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसे HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा डिजाइन किया जा सकता है। वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक पेज वेब पेज होता है और वेब पेज में टेक्स्ट, चित्र, रेखा चित्र, ऑडियो, वीडियो या हाइपर लिंक कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा एक वेब पेज को HTML के द्वारा डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो उत्तर है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना। ये इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग इसीलिए किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट संचार में कुकी का प्रयोग पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करने में होता है। वस्तुतः कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे कोई वेबसाइट आपके ब्राउज़र को तब भेजती जब आप उस वेबसाइट पर जाते हैं। कुकी की मदद से साइट उस पर आपके आने जाने की जानकारी को संग्रहित रख पाती है और इससे दोबारा उस वेबसाइट का उपयोग करना आसान हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? संगणक विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आप देखिए, ट्यूरिंग पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, फील्ड मेडल या एबेल पुरस्कार। तो सही उत्तर आपका ट्यूरिंग पुरस्कार या ट्यूरिंग प्राइज हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, संगणक विज्ञान या कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और एक और तिथि याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है या कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक कौन सा होता है? ये देखिए एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें देख सकते हैं आप, बैक्टीरिया, ह्यूमस, पौधे या कवक। तो सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमस। यहाँ पर आप देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं और पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों में से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। और दिए गए विकल्पों में ह्यूमस जो है पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित है क्या? ये BIS द्वारा दिया गया पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद है। ये योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। इसमें से कौन से सही हैं आपको बताना है। तो इको मार्क जो है आप जानते हैं कि ये BIS द्वारा दिया गया है और पर्यावरण के अनुकूल दिए गए उत्पादों को BIS मार्क कहा जाता है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। ये योजना जो है ये 1991 से ये प्रमाणीकरण शुरू किया गया है। तो इको मार्क के बारे में जान लीजिए कि इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। तो कथन 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? आपको बताना है। 22, 23, 25 या 26।
तो सही उत्तर 26 सिद्धांत ऑप्शन डी। देखिए, थोड़ी सी विशेष जानकारी है, विशिष्ट जानकारी है कि 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पारित कानून स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से प्रसिद्ध है। और इस घोषणा पत्र में, यानी ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, इसमें जो डिक्लेरेशन था, इसमें 26 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के द्वारा विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में 114 देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी यानी वन अर्थ का सिद्धांत स्वीकार किया था। अगला प्रश्न भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है, आप देख सकते हैं। पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है मुख्य रूप से किसके कारण या किस गैस के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती हैं। और विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। अगले प्रश्न पर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? फैकोलिथ, मैग्मा, लैकोलिथ या लावा? तो सही उत्तर मैग्मा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है और जब ये मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले जो 30 क्वेश्चन जीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं उनके 2021 के प्रथम शिफ्ट के पेपर को रिवाइज किया है। और ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इससे एक तो परीक्षा पैटर्न का पता चलता है और जो क्वेश्चंस हैं इनके लेवल का पता चलता है कि ये किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस रिवीजन किए गए प्रश्न पत्र से आपको सहूलियत मिलेगी और आपकी तैयारी को एक दिशा मिलेगी कि हम जीएस की तैयारी कहाँ से करें। लेकिन जीएस की तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो है वो बता दूंगा आपको, और कि ये जीएस के जो 30 प्रश्न हैं इनको कहाँ से तैयार किया जाए। तो इसके लिए हम आगे के वीडियो में आपसे बात करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।